इस वीडियो में हम एमए चतुर्थ सेमेस्टर पेपर 2 के 12 तारीख के पेपर के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स, हमें सिलेबस के आधार पर तैयारी करना है, तो इसमें अब आपको ऐसे टॉपिक को चूज़ करना है जो कि ज़्यादा आसान हो और जिसमें हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर लेकर के आ सकें। जिसमें से इकाई 3 जहाँ तक के ज़्यादा आसान है, जिसे हमने पढ़ा भी है और आप कम समय में ही उससे अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो उससे कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक प्रश्न बनने की संभावना बनती है, हिंदी का भाषिक स्वरूप के अंतर्गत हिंदी की स्वनिम व्यवस्था खंड खंड्यतर को स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर जब लिखेंगे हम, तो हेडिंग लगाना है आपको हिंदी का भाषिक स्वरूप। प्रश्न आप देख चुके हैं और इससे और भी अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि इसी से कुछ ना कुछ प्रश्न बन करके आएगा। तो सबसे पहले आपको इसमें स्वनिम की डेफिनेशन को बताना है कि हिंदी की स्वनिम व्यवस्था में स्वनिम क्या होता है। तो फ्रेंड्स, स्वनिम अर्थात होता है स्वन, जिसका हम हिंदी में और भी अच्छे से उच्चारण करना चाहे ध्वनि होता है। प्रत्येक भाषा की लघुत्तम इकाई को स्वन कहते हैं या ध्वनि कहते हैं, अतः जिन स्वरों तथा व्यंजनों को वर्ण कहते हैं वे वस्तुतः स्वनिम ही होते हैं। आपको याद रखना है फ्रेंड्स, जो स्वर और व्यंजन जिन्हें हम वर्ण के नाम से जानते हैं वह ही वस्तुतः स्वनिम कहलाते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो आप सबसे पहले अगर इस तरह से कोई प्रश्न आता है स्वनिम हिंदी की स्वनिम व्यवस्था से संबंधित, तो आपको ये स्वनिम की डेफिनेशन बताना है। फिर आप आगे देखेंगे कि हिंदी में दो प्रकार की स्वनिम होती है या दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया स्वनिम को। एक होता है खंड्य स्वनिम और दूसरा है खंड्येतर स्वनिम। जैसे कि आपको सिलेबस में भी दिया हुआ है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सक प्रश्न सिलेबस में ये दिया हुआ ही है, तो यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बनती है। खंड्य स्वनिम क्या होता है और खंड्येतर स्वनिम क्या होता है। तो ये 5 नंबर के प्रश्न हम तैयार कर रहे हैं। इसी के अंदर से 2 नंबर के प्रश्न भी बन सकते हैं, तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग तैयार करना है। तो सबसे पहले आपको इस तरह से हिंदी में दो प्रकार की स्वनिम होती है, हेडिंग लगा करके वर्गीकृत कर देना है, खंड्य स्वनिम, खंड्येतर स्वनिम। अब हम एक एक की परिभाषा से समझेंगे। खंड्य स्वनिम जिन स्वनिमों ध्वनियों को कह सकते हैं जिन स्वनिमों को अलग अलग खंडित किया जा सके, अलग अलग खंडित कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं जिन ध्वनियों को, वे खंड्य स्वनिम कहलाते हैं। जिन स्वनिमों को अलग अलग खंडित किया जा सके वे क्या कहलाते हैं, खंड्य स्वनिम कहलाते हैं। खंड्य स्वनिम की अलग सत्ता होती है और आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर स्वनिम और एक होता है व्यंजन स्वनिम। मतलब ध्वनि दो तरह की होती है, ये कह सकते हैं एक स्वर ध्वनि है और दूसरी है व्यंजन ध्वनि। आसान है, इसे आपको एक दो बार रीड करेंगे आप 12 तारीख से पहले, तो आपको ये सेंटेंस आपके दिमाग में बैठ जाएंगे, फिर आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। फिर हमें अगर 5 नंबर में यह प्रश्न पूछा जाता है या 2 नंबर में भी आता है, तो आपको खंड स्वनिम के भेद भी बताने हैं कि यह दो प्रकार का होता है। एक होता है स्वर स्वनिम और दूसरा है व्यंजन स्वनिम। अब हम इनकी परिभाषाओं को भी समझेंगे कि स्वर स्वनिम क्या है। तो जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उन्हें हम क्या बोलेंगे, स्वर स्वनिम कहते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय वायु बिना बाधा के बाहर निकलती है उन्हें हम स्वर स्वनिम कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखा जाए तो आप जानते हैं स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई उ ऊ ऋषि एड़ी ए ओ औ, यहाँ तक के। ये आपको याद रखना है, जो स्वर स्वनिम है वो 11 होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। फिर इसके बाद में हिंदी के जो स्वर स्वन होते हैं या स्वर स्वनिम होते हैं उनको हम 3 भागों में और भी वर्गीकृत कर सकते हैं। एक स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर और मात्रा के आधार पर। तो अगर 5 नंबर में भी आता है तो आप इतना लिखेंगे, क्योंकि और भी हमें आगे में लिखना होगा। दूसरा है व्यंजन स्वनिम। हिंदी में 33 व्यंजन है,
2 अतिरिक्त व्यंजन होते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो इस तरह से टोटल देखा जाए फ्रेंड्स तो ये 41 होंगे, लेकिन आपको 33 के बारे में ही बताना है और कुछ बताएंगे आप फिर इसमें, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आसान है इसको याद रखना। क वर्ग में 5 वर्ण को आपको याद रखना है, क ख ग घ इंग तक के। च वर्ग में च छ ज झ ञ तक के। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ड़ तक के। त वर्ग में त थ द ध न तक के। और प वर्ग में प फ ब भ म तक के। अंतस्थ व्यंजन के रूप में आपको इसमें भी 4 वर्ण याद रखने हैं। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व आते हैं। उसमें व्यंजन में स स ये षटकोण वाला स है, षटकोण। स सरोते का ह, स स स ह कह सकते हैं, ये उसमें व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और संयुक्त व्यंजन में छत्री, त्रिशूल वाला त्र, ज्ञ, स्र, ये 4 वर्ण भी आएंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे। और इसमें 2 आप एक कह सकते हैं एक इसमें हो जाएगा संयुक्त के अलावा ये जो वर्ण देख रहे हैं आप, ये स्पर्श के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और इसमें हम 2 वर्ड और जोड़ते हैं, एक होता है डमरू वाला और एक होता है ढ वाला। तो इनके साथ में आप ये 27 हो जाएंगे। और एक 2 वर्ड होते हैं आगत। आगत में आपका आता है ज, जिसके नीचे में बिंदु होती है। एक होता है फ, जिसके नीचे में एक बिंदु लगाई जाती है। तो आप टोटल अगर पूछा जाता है 41 अगर ऑप्शन में कहीं मिलता है तो आप 41 भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्टिव की दृष्टि से। तो इस तरह से आपने देख लिए हैं कि जो खंड स्वनिम होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। और खंड स्वनिम किसे कहेंगे? जिन स्वनिमों को अलग अलग खंडित किया जा सकता है उन्हें खंड बोलेंगे। खंड मतलब जिसका खंडन हो सकता है। 2 तरह के, स्वर स्वनिम, व्यंजन स्वनिम। स्वर स्वनिम जिन ध्वनियों के उच्चारण के लिए समय वायु बिना किसी बाधा के बाहर निकलती है उन्हें स्वर स्वनिम। व्यंजन में भी आप लिख लेंगे। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपका खंडियत्तर स्वनिम क्या है। तो जिन स्वनिमों को अलग अलग खंडित नहीं किया जा सकता वे खंडियत्तर स्वनिम कहलाते हैं। इसके आगे हम चर्चा करेंगे। इसके 5 भेद हैं। एक होता है अनुतान, एक होता है बलाघात, दीर्घता, अनुनासिकता और संहिता। तो इस तरह से आपको अगर 5 नंबर में ये पूछा जाता है तो थोड़ा थोड़ा आप अनुतान के बारे में 2 लाइन, बलाघात के बारे में 2-3 लाइन, दीर्घता के बारे में, अनुनासिकता के बारे में और संहिता के बारे में तैयार कर लीजिए। आपके पास तो कुछ नोट्स होंगे, उसमें से आप 2-2, 3-3 लाइन इनकी डेफिनेशन देख लीजिए। तो यह प्रश्न आपका 5 नंबर के हिसाब से कंप्लीट हो जाता है। अब इसी में आगे हमारे सिलेबस में दिया गया है हिंदी शब्द रचना। तो शब्द हिंदी में फ्रेंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विकारी और एक होता है अविकारी। विकार आप जानते हैं, विकार का मतलब हम कह सकते हैं एक तरह से बदलाव कह सकते हैं, मतलब या त्रुटि कह सकते हैं, परिवर्तन कह सकते हैं। तो वे शब्द होते हैं जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। आसान भाषा है। यह प्रश्न 2 नंबर में भी आ सकता है। और अगर यहाँ से प्रश्न 5 नंबर में बनता है तो एक तो आपको पूछा जाएगा कि हिंदी की स्वनिम व्यवस्था, खंड खंडेतर, और उसी के साथ में आपको यही पूछा जा सकता है कि हिंदी शब्द रचना। इनके बारे में पूछ करके 5 नंबर का बड़ा सा प्रश्न बनाया जा सकता है। तो हमको 2 नंबर के हिसाब से भी लिखना है और 5 नंबर के हिसाब से भी तैयार करके रखना है। तो विकारी शब्द क्या होंगे? वे शब्द होते हैं जो बाहरी प्रभाव से बदल जाते हैं। जैसे बूढ़ा से हम बूढ़ा वर्ड जो है उसको बदल सकते हैं, बुढ़ापा, बुढ़िया आदि शब्द बन सकते हैं। अर्थात इनमें विकार आ गया, बदलाव आया हुआ, मतलब कि विकार आ गया। विकारी शब्दों के अंतर्गत आप याद रखेंगे फ्रेंड्स, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण व क्रिया आते हैं। खास तौर पे इसको आपको लिखना है इसके लास्ट में ला करके। अविकारी शब्द किसे बोलेंगे? ऐसे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने रूप को नहीं बदलते। इसके अंतर्गत क्या क्या आएंगे? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, उपसर्ग, निपात आदि ऐसे शब्द होते हैं जो किसी भी हाल में नहीं बदलते। ये अविकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा आप यहीं पे देखेंगे सिलेबस में तो एक हेडिंग दी गई है उपसर्ग।
तो ये तो और भी ज़्यादा आसान है, ये 2 नंबर में भी आ सकता है और 5 नंबर वाले प्रश्नों के साथ में भी पूछा जा सकता है। तो उपसर्ग किसे कहेंगे? शब्द के पहले जुड़ने वाला शब्दार्थ जो मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दे उपसर्ग कहलाते हैं। हिंदी में संस्कृत के तद्भव, या हम तद्भव का मतलब हिंदी के कह सकते हैं। विदेशी शब्द जैसे अरबी, फारसी या अंग्रेजी के उपसर्ग प्रयुक्त होते हैं, 2 तरह के कह सकते हैं। उदाहरण प्रधन कार्य प्रकार्य, प्र उपसर्ग है जो कि तद्भव है, हिंदी के हैं। कुधन पुत्र कुपुत्र, कु उपसर्ग लगा हुआ है। गैर हाजिर, गैर हाजिर, तो आपको याद रखना यहाँ जो गैर हाजिर है, गैर शब्द है, यहाँ पे गैर उपसर्ग है, कु उपसर्ग, प्र उपसर्ग और हाफ उपसर्ग। तो जो गैर है वो अरबी फारसी का एक उपसर्ग है। हाफ पैंट में जो हाफ शब्द है वो अंग्रेजी का उपसर्ग है। और इसी में हमारे सिलेबस में दिया गया है प्रत्यय भी बताना है आपको और समास के बारे में भी तैयारी करना है। तो आप तो ये आसान से प्रश्न है, इनको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह से इस तीसरी इकाई से जो प्रश्न बन सकते हैं उसमें से एक टॉपिक खत्म कर दिया गया है। अब दूसरा हम टॉपिक अगले वीडियो में देखते हैं, भाग 3 में। ये भाग 2 है, भाग 1 कल दे दिया गया था आपको। उसमें इसी यूनिट से और 2 प्रश्न बन सकते हैं, उसको हम अच्छे से आपको समझा देंगे। और इस तरह से कल शाम तक के हम 5 यूनिट के प्रश्नों को डील कर लेंगे और फिर एक बार आपको रात में रिवीजन कर लेना है ताकि पेपर में आप अच्छे से लिख सकें। फ्रेंड्स, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। अब लाइक या सब्सक्राइब करने में कोई चार्जेस तो नहीं लगते हैं, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें इसका कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए। धन्यवाद।